हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो है लेंज लॉ। लेकिन अभी मैंने फ्राइडेज लॉ जो है लिखा हुआ है क्योंकि उसके अंदर एक बात आपको और ऐड करनी है अपने को। लास्ट क्लास तक हमने फेराडेज लॉ पढ़े थे। हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा फेराडे के कि जब भी किसी भी सर्किट में डी फाई होगा, दैट मीन्स चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब भी किसी सर्किट में फ्लक्स में चेंज होगा तो उससे ईएमएफ जो है वो क्या होगी, इंड्यूस होगी। जब तक चेंज चलता रहेगा तब तक सर्किट में ईएमएफ भी इंड्यूस होती रहेगी। ये हमने स्टडी किया था फर्स्ट लॉ में। और फेराडे के सेकंड लॉ के अंदर हमने देखा कि डी फाई बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू था किसके, ईएमएफ की। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डी फाई बी अपॉन डी टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब मान लो ये जो हमने पढ़ा है, ये हमने देखा था कि फ्लक्स जो था वो हमने लिया इस कॉइल में से पास हो रहा है। तो ये तो जो फ्लक्स का चेंज है ओनली वन टर्न में से है। जब हम एक मैग्नेट को इसके पास ले गए तो ये जो फ्लक्स का चेंज है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है डी फाई बी, उसकी वैल्यू होगी फाई टू माइनस फाई वन। तो ये केवल किसके लिए है, फर्स्ट टर्न के लिए है। तो अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है और सबसे फ्लक्स चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स n है का मतलब 10 टर्न्स है मान लो, तो उन 10 की 10 से क्या हो रहा है, अपना फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसी में क्या लिखा जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस अभी बाद में बताऊंगा, इज इक्वल टू एन डी फाई बी अपॉन डी टी लिखा जाएगा। यहां पे जब मैंने आपको समझाया था, ये अपनों ने केवल एक टर्न की बात की थी कॉइल की। एक टर्न जो कॉइल की होगी उसके अंदर फ्लक्स कितना होगा, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सभी टर्न से फ्लक्स कितना होगा, n से क्या कर देंगे, इसको दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 10 टर्न्स हैं तो फ्लक्स भी कितना होगा, 10 टाइम्स द फाई बी, और चेंज भी कितने टाइम्स होगा, फिर उसका 10 टाइम्स होगा। इसलिए अपने इस फॉर्मूले को जो हमने ईएमएफ के लिए जनरेट किया था, जो ईएमएफ के लिए हमने लिखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू हो जाएगा डी फाई बाई डी टी टाइम्स एन। ठीक है, यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है। और अब इसके अंदर जो आखिरी चीज आपको बतानी है मुझे, वो है माइनस साइन। जो सेकंड लॉ है उसका जो डिटेल्ड, यानी इसका जो फाइनल अपनी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। ये उसकी फाइनल जो एक्सप्रेशन है। आपको कोई पूछे कि सेकंड लॉ को लिखिए तो उसका फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा, क्योंकि फेराडेज लॉ में जो आज अपने पढ़ेंगे लेंज लॉ, लेंज ने क्या किया, फेराडे की स्टेटमेंट में माइनस साइन दे दी। फेराडे की स्टेटमेंट जो थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, उसके आगे माइनस साइन लगा दिया। ये माइनस साइन इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को शो करता है, जो अपने अभी लेंज लॉ में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली आपको स्टेटमेंट कैसे याद रखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी, यहां पे माइनस है डायरेक्शन के लिए। ओके, अब देखिए आगे।
लेंज लॉ, it is given for the direction of induced EMF। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए ये लॉ यूज किया जाता है, ये लॉ दिया गया है। कैसे समझते हैं आपने? देखो 7th चैप्टर का टॉपिक है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर लूप है, उसमें अगर करंट क्लॉकवाइज पास हो रहा है तो वो लूप एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी करंट कैरिंग लूप में क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है तो वो एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज पास हो रहा है तो वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर क्लॉकवाइज करंट है तो वो वाली साइड, वो वाला लूप साउथ पोल होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो वाला पोल जो है वो क्या होगा, उस लूप का नॉर्थ पोल होगा। अब देखिए लेंज लॉ क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, in every situation of electromagnetic induction, direction of induced current and EMF is such that it always opposes the cause of itself। क्या मीनिंग है इसका? कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सिचुएशन में जहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है वहां पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इस तरह से होगी कि वो अपने ही बनने के रीजन को अपोज करेगी। And EMF is such that it always opposes the cause of itself। कि जिस वजह से इंड्यूस्ड EMF बन रही है वो उस कारण का ही क्या करेगी, डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो अपने इस कारण का, इस कॉज का ही क्या करेगी, वो अपोज करेगी। कैसे, फिर आपको समझ आएगा। देखिए अपनों ने एक कोयल पे लगाया गैल्वेनोमीटर और इसकी ओर लेके आ रहे हैं अपने नॉर्थ पोल मैग्नेट का। क्या लेके आ रहे हैं? नॉर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं। तो आपको पता है जब लेके आ रहे हैं पास में तो इससे फ्लक्स चेंज होगा, यानी इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। कोयल में करंट जो है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब वो करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि वो अपने कॉज को ही क्या करे, अपोज करे, अपने कॉज को ही अपोज करे। तो करंट बनने का कॉज क्या है? नॉर्थ पोल को पास लाना, नॉर्थ पोल को पास लाना है कॉज। तो इस कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट हो, ताकि जो इसके सामने जो पोल है वो क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए।
ध्यान से देखो, दो चैप्टर का यहाँ पे एक साथ स्टडी हो रही है कि जब करंट इसके पास, मैग्नेट इसके पास आएगा, फ्लक्स का चेंज होगा, इसलिए करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर हुआ। और वो करंट इस तरह से पास होगा कि सामने वाले जो उसका जो लूप है वो क्या बन जाएगा, जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल लेके आए तो उसके सामने वाले लूप में जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ताकि सामने भी क्या बन जाए, नॉर्थ पोल ही बन जाए। ये किस चैप्टर से हुआ, लेंज लॉ से हुआ, लेकिन डायरेक्शन इसकी नॉर्थ पोल की कैसे आएगी, वो जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज करंट पास होने से वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो यानी अगर अपने नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके आएंगे, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके आएंगे, तो मैग्नेट के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लगेगा। इस तरह से करंट फ्लो होता हुआ फिर गैल्वेनोमीटर से पास होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। यानी अगर नॉर्थ पोल को पास लेके आएंगे तो सामने भी क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि ईएमएफ के जनरेट होने का कॉज क्या था, ईएमएफ के जनरेट होने का जो कॉज था वो क्या था, नॉर्थ पोल को पास लाना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जैसे इसको लाके रोक देते थे फेराडे, तो कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती थी, क्योंकि रोकने से फ्लक्स का चेंज होना ही क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। ठीक है, अब जैसे ही वो इसको दूर लेके गए थे, तो मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन पहले मान लो इस डायरेक्शन में आया, तो दूर ले जाने पे वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता था। पढ़ा था ना हमने कि दूर ले जाने पे अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता था। दैट मीन्स इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती थी, कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। दैट मीन्स अब जो रीजन है ईएमएफ के इंड्यूस होने का वो क्या है, जब दूर लेके जा रहे हैं तो क्या है, नॉर्थ पोल को दूर लेके जाना, क्या है रीजन, क्या है कॉज, क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या है, दैट टू टेक द नॉर्थ पोल फार अवे फ्रॉम कॉइल। इस बार इंड्यूस्ड ईएमएफ का रीजन क्या है, नॉर्थ पोल को दूर लेके जाना। तो नॉर्थ पोल को दूर लेके जाने का अपोज कैसे होगा, जब सामने क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा, और साउथ पोल बनेगा तो करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, कॉइल में करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। और जब करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, तो हमारे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो पहले इधर आ रहा था वो अब कैसे आएगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। फिर से समझिए, नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो सामने वाले फेस को क्या बनना होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ साउथ पोल बनना होगा, क्योंकि उसको अपने कॉज को ही क्या करना है, अपोज करना है। तो कॉज क्या है ईएमएफ का, नॉर्थ पोल को दूर लेके जाना। तो उससे सामने की तरफ कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, यानी करंट की डायरेक्शन अब लूप में क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। यानी पहले थी एंटी क्लॉकवाइज, अब होगी क्लॉकवाइज। तो जो हमारा पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को शो करेगा। और इसीलिए यहाँ पे जो अपना ईएमएफ का फॉर्मूला है उसके आगे कौन सा साइन लगाया, लेंज ने माइनस साइन लगाया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है कि वो डी फाई बाई डी टी जैसे होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगी। जो भी डी फाई बाई डी टी का कॉज होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट हुई है तभी तो इसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है। ओके, ईएमएफ जनरेट हुई है तभी इसमें क्या जनरेट हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो करंट की डायरेक्शन या ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होती है कि वो अपने कॉज को क्या करती है, अपोज करती है। ये अपना लेंज लॉ हुआ, इसकी कारण से हमने नेगेटिव साइन यहां पे दिया। उसके बाद जो अपना
यानी इसको सिंपली अगर मैं बताऊं कि अगर अपने नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल को पास लेके आएंगे कॉइल के, तो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूर लेके जाएंगे तो सामने वाला पोल साउथ पोल बन जाएगा। यानी हमेशा वो कोई भी जो उसका कोज होगा उस कोज को वो क्या करेगी, अपोज करेगी। सो ये जो है लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ Lenz's law is based on law of conservation of energy। Lenz's law जो है वो law of conservation of energy पे बेस्ड है। कैसे, देखो ध्यान से, कैसे बेस्ड है। सपोज करो कि अपने इसके पास नॉर्थ पोल को लेके आए, तो अपने को इसको पुश करने में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने इसको पुश किया, थोड़ा सा ये इसकी तरफ मूव होना शुरू हुआ, और मान लीजिए कि लेंज लॉ गलत है। मान लीजिए लेंज लॉ गलत है, यानी नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल नहीं बनेगा, साउथ पोल बनेगा। कि जब करंट प्रोड्यूस होगा कोयल में तो वहां पे क्या है, साउथ पोल बनेगा। मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। तो अपनों ने इसको एक बार थोड़ी सी एनर्जी दी, उसके बाद ये जो मैग्नेट है अपने आप ही इसके अंदर जो है वो मूव करने लग जाएगा, अपने आप ही मूव करने लग जाएगा। जैसे अगर अपने इस कॉइल को और बढ़ा लें तो पूरी कॉइल में अपने आप ही मूव करता रहेगा विदाउट एनी यूज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी और अपने आप ही वो इसके अंदर मूव करता रहेगा। और जब तक वो मूव करता रहेगा तब तक हम लोग जानते हैं फ्लक्स चेंज होता रहेगा और तब तक ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। अगर साउथ पोल के सामने, नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल बनेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन लगेगा इसके साथ में। थोड़ा सा हमने इसको पुश कर दिया एक बार, उसके बाद ये इससे अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद फिर आगे वाले में फिर साउथ पोल बना, फिर अट्रैक्ट हो गया, फिर साउथ पोल बना। इस तरह से हर लूप में वो लगातार आगे की ओर बढ़ता ही चला जाएगा और बिना किसी एनर्जी के ईएमएफ और करंट सर्किट में फ्लो होता ही रहेगा। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायोलेशन हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं ईएमएफ भी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है, हमने पढ़ा हुआ है यूनिट चार्ज के लिए। तो फिर यहां तो एनर्जी बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के ही प्रोड्यूस हो रही है लगातार। एक बार सिर्फ थोड़ा सा अपने पुश करो, उसके बाद कॉइल बनाओ, कॉइल के अंदर वो लगातार घूमता ही जाएगा। और अगर अपने कॉइल को सर्कुलर बना लें फिर तो बात ही क्या है, फिर तो वो लगातार ही चलता ही रहना चाहिए, अपने आप लगातार मूव करता रहना चाहिए, करता रहना चाहिए, और करंट हमेशा अपने को मिलता रहना चाहिए। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहाँ पे होल्ड होता है, यानी वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होता। यानी अगर नॉर्थ पोल है तो इसके ठीक सामने जो है वो नॉर्थ ही बनेगा। अगर अपने इसको पास लेके आ रहे हैं, यहाँ पे भी नॉर्थ ही बनेगा, यहाँ पे भी नॉर्थ ही बनेगा, उसको हमेशा अपोज ही करेगा। वो अपने आप इसके अंदर मूव नहीं करेगा। अपने को अगर इसको मूव कराना है तो अपने को ये जो फोर्स लगेगी इस नॉर्थ पोल की, जो कॉइल में करंट पास होने के कारण से जो नॉर्थ पोल बना, उसकी जो फोर्स इस पे लगेगी। हम लोग जानते हैं कि कॉइल की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट अपने को इसको लेके आना पड़ेगा और इसलिए अपने को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और वही एक्सटर्नल वर्क हमारा ईएमएफ में चेंज होगा। दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि अपने पास जो जनरेटर्स होते हैं उनके अंदर इंजन लगा होता है। इंजन की जो एनर्जी जो हम इंजन के अंदर ऑयल वगैरह डाल रहे हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, उसी की एनर्जी कंबशन के थ्रू हीट एनर्जी कन्वर्ट होके मैकेनिकल एनर्जी में इंजन में चेंज होती है और फिर वो इंजन जनरेटर की कॉइल को घुमाता है और फिर कॉइल से अपने को जो है वहाँ पे ईएमएफ और करंट जो है वो अपने को मिलता है। किसी भी जनरेटर में ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक अपने आप ही कॉइल घूमती रहे, अपने को उसको घुमाने के लिए वर्क डन
करना ही पड़ेगा जनरेटर में जो, क्योंकि उस जनरेटर में की वर्किंग भी सेम ऐसे ही होती है जो आगे जाके आएगी भी अपने चैप्टर में, जिसके अंदर उसके अंदर भी फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होती है। कॉइल को घुमाते हैं उसमें तो फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि थीटा चेंज होगा, तो थीटा के चेंज होने से भी क्या होगा, फ्लक्स का चेंज होगा। ठीक है, तो उसके अंदर कॉइल को घुमाते हैं, वो आगे आएगा भी अपने टॉपिक। तो मैं तो यहाँ पे आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि बिना एक्सटर्नल वर्क डन के हम एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल ही बनेगा। ये कौन सा लॉ है, लेंज लॉ है। कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन लॉज। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप लोग पढ़िएगा। इसके एग्जांपल जो हैं वो करंट की डायरेक्शन के लिए अलग अलग एग्जांपल आपको साथ ही दिए हुए हैं लेंज लॉ के पास ही, कि एक मैग्नेट को लाया जा रहा है उसके पास तो कौन सा पोल बनेगा, दूर लेके जाया जा रहा है कॉइल के कौन सा पोल बनेगा। इजी है, उनको आप इजी गोइंग से एग्जांपल है उनको समझिए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अभी धीरे धीरे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज टेस्ट भी है, उस टेस्ट का आप लोग जो है तैयारी रखिए। थैंक यू सो मच।